नमस्ते दोस्तों, आज हम हैं ब्रासोव में, जो रोमानिया का एक बड़ा शहर है और बिल्कुल किसी परी कथा के स्वर्गलोक जैसा लगता है। मतलब यहाँ गॉथिक टावर है, कोहरे से लिपटी पहाड़ियाँ हैं और खूबसूरत परियां भी हैं। और हाँ, ड्रैकुला नाम का एक विलेन भी है। पर चिंता मत करो, आज मैं आपको ड्रैकुला के दर्शन नहीं कराने वाला हूँ, पर इस स्वर्गलोक की देवियों के दर्शन जरूर कराने वाला हूँ। थैंक्स, लव यू। आज मैं लेने वाला हूँ वॉकिंग टूर इस सिटी का, ब्रासोव का, और उसके बाद प्रोग्राम है जाने का ड्रैकुला कासल, जो यहाँ से करीब 30-40 किलोमीटर दूर है। एक जगह ब्रैन नाम से है, विलेज या टाउन बोल लीजिए। वहाँ जाकर के वो कैसल देखने का इरादा है। देखते हैं क्या क्या हो पाता है आज। ब्रासोव रोमानिया के ट्रांसिल्वेनिया इलाके में पड़ता है, जहाँ खूबसूरत कार्पेथियन माउंटेन्स हैं और घने जंगल हैं। और ये रोमानिया और हंगरी के बॉर्डर पे पड़ता है। कॉबलस्टोन्स की सड़कों वाला ये शहर एक टाइम मशीन जैसा है, जो आपको सीधा 13वीं शताब्दी में ले जाता है, जब सैक्सन लोग जर्मनी से आकर यहाँ पर बसे थे। सैक्सन लोग बहुत ही स्किल्ड कारपेंटर्स, मेटल वर्कर्स और ट्रेडर्स थे, और उन्होंने ही इस सिटी को बनाया है। ये सिटी का मेन स्क्वायर है, जिसके अराउंड सारी बिल्डिंग्स उन्हीं की बनाई हुई हैं, जो आज तक सरवाइव कर पाई हैं। और ये है एक गॉथिक आर्किटेक्चर का नमूना, जो उनका ट्रेडमार्क स्टाइल हुआ करता था, जो इस चर्च में आप आज भी देख सकते हैं। ये सिटी बहुत जल्दी एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग हब बन गया, बिकॉज ये सिल्क रूट पे आता था, जहाँ से टर्किश लोग वेस्टर्न यूरोप की तरफ जाते थे। तब ये पार्ट में केवल सेक्शन लोग रहा करते थे, बाकी यहाँ पर हंगेरियन और रोमेनियन ट्राइब भी थी, जो अलग पार्ट ऑफ द सिटी में रहती थी, और उनको यहाँ पर आना अलाउड नहीं था। यहाँ पे प्रॉपर्टी ओन करना अलाउड नहीं था। और ये जो टावर है, ये एक्चुअली काउंसिल टावर बोलते हैं। इसके ऊपर एक ट्रम्पेट मैन होता था, जो सिटी में अगर कोई डेंजर होता था तो वो ट्रम्पेट बजा के बता देता था। कम्युनिस्ट एरा में ये बिल्डिंग सीक्रेट सर्विस का ऑफिस बन गई, और इस स्क्वायर में कोई भी आने से डरने लगा। इसके अराउंड ये सारे घर मुझे नीदरलैंड या जर्मनी के शहरों की याद करा रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि हर इमारत मुझसे कह रही हो कि हाँ, हमने बहुत इतिहास देखा है। तो मेरे पीछे जो ये चर्च है, ये सबसे पुराना चर्च है इस शहर का। इसे ब्लैक चर्च कहते हैं, क्योंकि 17th सेंचुरी में एक आग लगने के कारण ये जल के काला हो गया था। अंदर से तो इसे रिपेयर करके अब ओरिजिनल से भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया गया है, और इसमें पूर्वी यूरोप के सबसे बड़े पाइप ऑर्गन को रखा गया है, जिसे हर संडे को प्रेयर्स के लिए बजाया जाता है। This church, the Black Church, built by the Saxons, changed from a Catholic church to a Protestant church because of this guy, जिन्होंने सारे सेक्शंस को कन्विंस किया कि उन्हें अपना रिलीजन चेंज करना चाहिए, because they were spending a lot of money on building the churches, a lot of money being sent to the Pope। जो सारी सेरेमनीज थी वो लैटिन में होती थी, जो लोगों को उस समय समझ में ही नहीं आती थी, इवन प्रीस्ट को नहीं समझ में आती थी। बट क्योंकि कैथोलिक ट्रेडिशन में लैटिन में ही होता था, तो वो लैटिन में ही करते थे। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी लोकल लैंग्वेजेस में करेंगे, चर्चेस को सिंपल बनाएंगे। तो इन्होंने कन्विंस किया कि पैसा बचाते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनते हैं, ताकि हम बाकी कम्युनिटी से लोहा ले सकें एकदम। स्पेशली ऑटोमन्स हैड बिकम अ वेरी बिग थ्रेट टू दिस पार्ट ऑफ द सिटी इन दी 17th सेंचुरी। तो उनसे लड़ाई करने के लिए पैसा चाहिए था। दिस इज हाउ ही कन्विंस पीपल टू सेव मनी टू प्रिपेयर फॉर द कमिंग वॉर। पर ये रिलीजन चेंज और कॉस्ट कटिंग कुछ भी काम नहीं आया, क्योंकि कुछ साल बाद यहाँ पर ऑटोमन रूल हो ही गया, और बाद में यहाँ पे कम्युनिस्ट आ गए। रोमानियन लोग शायद उस डार्क एरा को अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के कारण ही सरवाइव कर पाए, और आज भी यहाँ के लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर उनकी पहचान है, और उनके बेबाक जोक्स आपको सरप्राइज कर देंगे। मुझे यहाँ एक अंकल मिले, जिनका नाम आयोन था। ये एक मजेदार इंसान है। इन्होंने मुझे बताया कि कार्पेथियन पहाड़ों का सबसे अच्छा व्यू तो तब आता है जब आपने थोड़ी सी पालिंका पी लियो। पालिंका प्लम से बनने वाली यहाँ की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोकल ब्रांडी होती है। अंकल ने तो मस्ती मस्ती में मुझे ये सलाह भी दे डाली कि यहाँ की पालिंका पियो और यहाँ की बालिका के संग जियो। पर अंकल ने साथ ही में एक वार्निंग भी दे डाली कि यहाँ की पालिंका जितनी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ की बालिकाएं भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है। मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग कि आजकल यहाँ पर एक नया स्पोर्टिंग ट्रेंड शुरू हुआ है, रोमानियन बट स्लैपिंग कंपटीशन, जिसमें एक सुंदरी दूसरी सुंदरी के बट स्लैप करके लाल करती है, और ज्यादा लालिमा करने वाली सुंदरी के शक्ति प्रदर्शन को पुरस्कृत किया जाता है ना मजेदार। गाइड का सेंस ऑफ ह्यूमर भी अंकल के जैसा ही था, और उन्होंने बोला कि डेटिंग अ रोमानियन गर्ल कैन बी लाइक ड्रिंकिंग पालिंका, यू थिंक यू कैन हैंडल इट टिल इट हिट्स यू हार्ड। हालांकि इन मोहतरमा का मतलब कुछ और था, पर अब मुझे बट स्लैपिंग कंपटीशन में अपना चेहरा दिख रहा था, और मैंने डिसाइड किया कि अब मैं किसी भी रोमानियन लड़की की तरफ देखूंगा भी नहीं। म्यूजिक।
पालिंका के अलावा यहाँ के लोगों को जंगल में भूत की कहानियां सुनाना भी काफी पसंद है, इसीलिए मुझे मेरी गाइड ने यहाँ रात में पहाड़ी की तरफ जाने से मना कर दिया। उनका डर देख के मुझे लग रहा था जैसे यहाँ पर ड्रैकुला अभी भी जिंदा हो। खैर, ड्रैकुला की कहानी तो हम अगले एपिसोड में जानेंगे, पर फिलहाल मुझे यहाँ की स्ट्राडा स्ट्रोफी नाम की पतली गली से निकलने में बहुत डर लग रहा है। मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ, यानी सक्रिय जगहों में मुझे क्रीपी फीलिंग आती है, और ये पूरे वर्ल्ड की सबसे नैरोएस्ट स्ट्रीट है, जिसका नाम अंग्रेजों के लिए इतना मुश्किल है कि उन्होंने इसे रोप स्ट्रीट का नाम दे दिया। पतली गली से निकलने का रियल मीनिंग क्या होता है वो आज मेरे को समझ में आ गया। गाइड ने हमें रोमानिया के खाने खजाने के बारे में बताते हुए सरमाले नाम की एक डिश भी ट्राई कराई, जो बिल्कुल उबले पत्ता गोभी में मीट और चावल को रैप करके खाने जैसा था। और गाइड ने ये भी बताया कि डोनट का जन्म यहाँ रोमानिया में ही हुआ था, जिसे यहाँ पपानाश के नाम से बुलाते हैं। मुझे पपानाश का नाम उतना ही क्रिएटिव लगा जितना नाशपाती का है, और मैं ये सोचने लग गया कि आखिर मम्मियों और पत्नियों का नाश क्यों कभी नहीं होता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसका जवाब अगर आपके पास हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आज तो हमने बहुत सारा खाना एंजॉय किया, बट एक समय यहाँ पर लोगों के पास खाने की बहुत किल्लत थी, और वो एरा था कम्युनिस्ट एरा। तो ये पूरा जो स्टेडियम है ये कम्युनिस्ट टाइम में बनाया गया था। कम्युनिज्म में स्पोर्ट्स समहाउ बहुत इंपॉर्टेंट था। स्पोर्ट्स, आर्ट, डांस, कल्चर, म्यूजिक, इस सब पे बहुत एम्फेसिस गवर्नमेंट्स पुट करती थी, बहुत पैसा खर्च करती थी। जो स्पोर्ट्स अचीवमेंट थी वो नेशन की अचीवमेंट की तरह कम्युनिज्म की अचीवमेंट की तरह काउंट की जाती थी। रोमानिया में जो कम्युनिज्म था वो बहुत ही खराब कम्युनिज्म था, वन ऑफ द वर्स्ट कम्युनिस्ट रेजिम्स। बाय द कम्युनिज्म जो 90s के पीरियड, 80s 90s का पीरियड था, वहाँ पर ऐसी हालत थी कि लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं था। रोमानिया में लोगों को अपना कंट्री यानी कि रोमानिया छोड़ना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। इनफैक्ट बहुत ही कम लोग थे जो कभी भी रोमानिया के बाहर उस एरा में गए थे, और वो सारे वो लोग थे, कोई फैक्ट्री वर्कर है, वो कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम पे जा रहा है, तो वो एक गाइड के साथ जाते थे लोग, और उनका सब कुछ नोट किया जाता था, कितने टाइम गए, कितने टाइम वापस आए। अपने होटल तक को भी अलाउड नहीं था छोड़ना, क्योंकि दे फियर लोग भाग जाएंगे, दे विल एस्केप। सो जो भी लोग वेस्ट पहुंच पाते थे वो लोग वो होते थे जो स्मगल्ड रूट्स के थ्रू कंट्री को लीव करते थे, ट्रेन में छुप के, प्लेन में छुप के, इस तरीके से कंट्री को, या जंगलों से गुजर के, जैसे आज नॉर्थ कोरिया है समझ लीजिए, वैसा ही एक समय रोमानिया हुआ करता था। कम्युनिस्ट एरा में शहर ने काफी सफर किया। काम के नाम पर यहाँ केवल एक ट्रैक्टर फैक्ट्री हुआ करती थी। शहर के नाम को बदलकर ओरासूल स्टालिन कर दिया गया था, जिसका मतलब है स्टालिन सिटी, यानी रशिया के फेमस डिक्टेटर स्टालिन के नाम पे। जहाँ ये माउंट टेम्पा पे आज ब्रासोव नाम लिखा हुआ है, वहाँ एक समय स्टालिन लिखा हुआ था। मजे की बात तो ये है कि यहाँ तो स्टालिन का रूल कभी हुआ ही नहीं। रोमानिया के कम्युनिस्ट डिक्टेटर का नाम था निकोलाई चारकेस्क्यू, और वो स्टालिन के बहुत बड़े फैन थे। चारकेस्क्यू ने अपने शासन काल में 60,000 रोमानियंस को मारने का कीर्तिमान स्थापित किया था। तो जो यहाँ पे डिक्टेटर थे कम्युनिस्ट एरा में, निकोलस चारकेस्क्यू नाम था उनका। कि ऑफ कोर्स ज्यादातर डिक्टेटर्स के साथ यही होता है कि दे आर सो मेगालोमेनियक, मतलब वो इतना ग्रैंड विजन होता है उनका अपना खुद का ही, दे आर सो फार फ्रॉम द रियलिटी। तो वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो बहुत ज्यादा प्रो रशियन थे, बट उसके बाद वो एक बार चाइना गए, तो चाइना में जो उन्होंने देखा, जो ग्रैंडनेस देखी चाइना में, ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, ही वॉन्टेड द कंट्री टू बी लाइक दैट, एंड उन्होंने आकर के डिसाइड किया कि हमारा जो एक्सटर्नल डेट है वो हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। बहुत ही अच्छा आइडिया लगता है ऑन पेपर, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, विच मीन्स कि कंट्री को बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे अपने एक्सपेंस को रिड्यूस करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई हम खर्चा कम करेंगे, तो उन्होंने सब जगह कट डाउन करना शुरू कर दिया, जिसको आज हम ऑस्टेरिटी मेजर्स बोलते हैं। एंड उसके कारण क्या हुआ कि लोगों के पास हर चीज़ की शॉर्टेज हो गई, हीटिंग नहीं थी, खाना नहीं था। तो गाइड वही बता रही थी कितना डिफिकल्ट था वो एरा लोगों के लिए रह पाने के लिए, एंड देयर वाज नो वे आउट। अब बाहर निकल ही नहीं सकते थे कंट्री से। कम्युनिज्म में यहाँ की लाइफ के बारे में तो हम डिटेल में बुकारेस्ट के इस सीरीज के दूसरे व्लॉग में जानेंगे ही, पर फिलहाल मैं ब्रासोव के मेन स्क्वायर में वापस लौट आया हूँ, जहाँ शाम की ढलती रोशनी में ये स्क्वायर इतना खूबसूरत और मजेदार लग रहा है, ये सोच पाना भी मुश्किल लग रहा है कि एक समय यहाँ पर मास पब्लिक एग्जीक्यूशंस हुआ करते थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस देश और इस शहर के बारे में आपको नया और मज़ेदार कुछ ज़रूर जानने को मिला होगा। अगर हाँ तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और हाँ ये वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरीके से YouTube को पता चलता है कि वीडियो की क्वालिटी कैसी थी। तो ये था ब्रासोव,
एक ऐसा शहर जहाँ कहानियों की पोटलियां, हंसी के फव्वारे और जादू से लगने वाले नज़ारे आपका हर कदम पर इंतजार करते हैं। यहाँ हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है, तो इसलिए अगर आप रोमानिया नहीं आए हैं तो ब्रासोव को अपनी लिस्ट में डाल दीजिए। यकीन मानिए ये यात्रा ऐसी रहेगी कि जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। और मैं अक्षत अब आपसे लेता हूँ विदा। अगली बार मिलूंगा इसी तरह एक नए डेस्टिनेशन से, नए वीडियो के साथ। मेरे साथ घूमते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय करते रहिए अक्षत डिस्कवर्स द वर्ल्ड।